गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बीए पार्ट सेकंड की प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत अकबर की उदार राजपूत नीति के कारण और परिणामों के ऊपर चर्चा करेंगे। अकबर पहला मुगल बादशाह था जिसने राजपूतों के प्रति एक सुनिश्चित नीति को अपनाया और उसकी यह राजपूत नीति दमन और समझौते की नीति के ऊपर आधारित थी। अकबर ने एक जो कि एक महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी शासक था, वह संपूर्ण भारत को अपनी अधीनता में लाना चाहता था। जब तक राजपूत शासक उसकी अधीनता को स्वीकार न कर लेते, तब तक संपूर्ण भारत की विजय पूर्ण नहीं हो सकती थी। अकबर की कुशाग्र बुद्धि ने यह अनुभव कर लिया था कि राजपूतों को शत्रु बनाने की अपेक्षा मित्र बनाना अधिक लाभदायक होगा। राजपूतों का शौर्य, चरित्र और गुण प्रभावशाली थे। शारीरिक बल, शस्त्र कौशल, नैतिक चरित्र, जीवन की अपेक्षा युद्ध में मर जाने को गौरवपूर्ण मानना, दिए हुए वचन को पूरा करना और धन या किसी अन्य लालच से न खरीदी जाने वाली वफादारी के गुणों से परिपूर्ण राजपूतों ने इसे सदा सुरक्षित रखा था। अकबर इन गुणों की उपयोगिता को भी समझता था। इस कारण वह सूरवीर और पराक्रमी राजपूत जाति को अपना मित्र बनाना मुगल साम्राज्य के लिए लाभदायक समझता था। इसलिए अकबर ने उनके प्रति उदार नीति को अपनाया। प्रसिद्ध इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद के अनुसार अकबर पहला मुसलमान शासक था जिसने अनुभव किया कि राजपूतों की सहायता के बिना न तो कोई स्थायी राज्य स्थापित किया जा सकता है, न ही उसमें कोई राजनीतिक सुधार संभव है। तो इस प्रकार एक अकबर पहला शासक था जिसने राजपूतों के प्रति एक निश्चित नीति को अपनाया जो कि उदार दृष्टिकोण पर आधारित थी। उसकी यह उदार नीति के अनेक कारण थे कि अकबर ने अनुभव कर लिया था कि हिंदू प्रधान देश के अंदर, भारत के अंदर हिंदुओं के राजनीतिक और सैनिक शक्ति के नेता राजपूतों को शत्रु बनाकर स्थायी रूप से राज करना, या कह सकते हैं कि स्थायी रूप से राज करना या सफलतापूर्वक शासन का संचालन करना असंभव था। दूसरा ये कि अकबर राजपूतों को एक साहसी, पराक्रमी और सूफी जाति थी जो राजपूत, अकबर इस जाति का सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त करना चाहता था। अकबर अफगानों के बढ़ते हुए प्रभाव से भी चिंतित था। इस कंडीशन के अंदर वह राजपूतों को मित्र बनाकर अफगानों से अपने साम्राज्य की सुरक्षा कर सकता था। अकबर साम्राज्यवादी नीति की सफलता के लिए राजपूत मैत्री अनिवार्य को मानता था। साथ ही साथ अकबर भारत में एक राष्ट्रीय राज्य की भी स्थापना करना चाहता था जो हिंदू मुस्लिम हितों के ऊपर आधारित हो। तो उपयुक्त कारणों से उसने राजपूतों के प्रति उदार नीति को अपनाया। साथ ही साथ के अंदर उन क्षेत्रों के अंदर जिन राजपूत राजाओं ने उसके साथ सहयोग नहीं किया, उसने दमन का भी सहारा लिया। तो राजपूत नीति को क्रियान्वित करने के लिए अकबर ने अनेक कार्य किए। जैसे सबसे जो पहला जो कार्य माना जाता है वो है वैवाहिक संबंध। राजपूतों से घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए अकबर ने अनेक राजपूत वंशों की राजकन्याओं से विवाह किया। सर्वप्रथम अकबर ने आमेर के राजा भारमल की कन्या से सन 1562 ईस्वी में विवाह किया और उसके पश्चात जैसलमेर तथा बीकानेर के राजवंशों के साथ उसने विवाह किया। इसके साथ साथ ही अकबर ने अनेक राजपूत नरेशों को उच्च पदों के ऊपर भी नियुक्त किया। अकबर के नवरत्नों के अंदर से जो राजपूत जो शासक थे वो प्रथम रहे हैं, जिनमें भारमल, भगवान दास, मानसिंह और कल्याणमल जैसे जो शासक थे वो उनके नवरत्नों के अंदर शामिल थे। साथ ही साथ इन शासकों को भी उच्च पदों के ऊपर नियुक्त किया गया। राजा मानसिंह को लगभग 7,000 का मनसब प्रदान किया गया, जो कि उस समय का सर्वोच्च मनसब था। आईने अकबरी के अनुसार अकबर काल के अंदर 51 मनसबदारों में से लगभग 17 राजपूत थे। तो इस प्रकार से उसने राजपूतों को भी अपने, कह सकते हैं कि उच्च पदों के ऊपर आसीन करके एक उदार नीति का प्रतिपादन किया। अकबर ने राजपूतों को धार्मिक स्वतंत्रता का भी प्रदान की। उसने धार्मिक स्वतंत्रता का परिचय देते हुए सभी राजपूतों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। अकबर के समय के अंदर कह सकते हैं कि प्रत्येक जो हिंदू शासक था उसको अपने धर्म के अनुसार कार्य करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी। अकबर ने इसके अंतर्गत 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर और 1564 ईस्वी में जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। ये जो कर है बहुत लंबे समय से चले आ रहे थे, कह सकते हैं कि सल्तनत काल से चले आ रहे थे। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये जजिया कर यहाँ पर लगाया गया था भारत के अंदर। साथ ही साथ में ये तीर्थ कर जो है मुख्य रूप से सल्तनत काल के अंदर लगे हुए थे, इन करों को भी उसने समाप्त कर दिया। साथ ही उसने तुलादान, झरोका दर्शन आदि की प्रथा को भी प्रारंभ किया तथा होली और दिवाली को मनाना भी शुरू किया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सांप्रदायिक सद्भावना को बनाए रखने का भी उसने प्रयास किया है और हिंदुओं के त्योहारों के अंदर भी उसने
जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इसके अलावा उसने स्वतंत्रता भी या राजपूतों का भी दमन करने का प्रयास किया। वे राजपूत राज जिन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, उन राजपूत राजों का दमन करने का निश्चय किया जो उनकी अधीनता को मानने को तैयार नहीं थे। सर्वप्रथम अकबर ने इस नीति के अंतर्गत 1562 ईस्वी में मेड़ता, 1569 ईस्वी में रणथंभौर के ऊपर आक्रमण किया और 23 फरवरी 1568 को चित्तौड़ दुर्ग पर भी अधिकार स्थापित कर लिया। यद्यपि यद्यपि 18 जून 1576 को लड़े गए हल्दी घाटी के युद्ध में वह मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप की शक्ति को नहीं कुचल सका। महाराणा प्रताप ने अपने क्षेत्र की स्वतंत्रता के लिए हर संभव प्रयास की। कह सकते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप की विजय का प्रतीक भी एक तरह से माना जा सकता है। कह सकते हैं कि एकमात्र शासक थे महाराणा प्रताप जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए किसी भी प्रकार के मुगलों से समझौते को नहीं किए, या कह सकते हैं कि अ, मुगल सेना का जो उन्होंने जो है डटकर तरह से सामना किया। तो हल्दी घाटी युद्ध के अंदर वो महाराणा प्रताप की जीव शक्ति को नहीं कुचल सके। इसके अलावा उसने आंतरिक स्वतंत्रता भी प्रदान की। अकबर ने राजपूत शासकों को जो है अपनी आंतरिक दृष्टि से उन नहीं बनाया उनको, परंतु उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी नहीं किया कभी। उसने अधीनस्थ राजपूत शासकों की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को नष्ट करने का भी कभी प्रयास नहीं किया। तो एक प्रकार से उन्हें आंतरिक मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान की गई। और इस राजपूत नीति का जो परिणाम की दृष्टि से अगर हम देखें, तो राजपूत जो अब तक मुगल साम्राज्य के शासकों के शत्रु और विरोधी रहे हैं, अब मुगल साम्राज्य के दृढ़ स्तंभ बन गए और वे मुगल साम्राज्य के शुभचिंतक और हितैषी बन गए, जिन्होंने साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत अकबर की बहुत ही कह सकते हैं कि बढ़ चढ़ कर इसके हिस्सा लिया। राजपूतों का सहयोग प्राप्त होने से अकबर की सैन्य शक्ति में भी निरंतर वृद्धि हुई। अकबर ने इन्हें महत्वपूर्ण पदों के ऊपर नियुक्त किया और इन्होंने मुगल साम्राज्य की अपनी अमूल्य सेवाएं भी करी। अकबर के आदेश पर राजपूतों ने अनेक मुस्लिम राज्यों के विरुद्ध युद्ध कर विजय भी प्राप्त की। इसके अलावा राजपूतों ने विरोधी राजपूतों के दमन में भी सहयोग दिया। जैसा कि अपन देख सकते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर अकबर की तरफ से महाराणा प्रताप के विरुद्ध मानसिंह ने जो है सेना का नेतृत्व किया था। तो अनेक राजपूतों ने विरोधी राजपूतों के दमन में भी करने के अंदर भी वो जो है आगे आए रहे हैं। इसके अंदर साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम संस्कृति का भी समय स्थापित इस समय हुआ। अकबर की उदार नीति के फलस्वरूप हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के निकट आए और उनमें व्याप्त कटुता जो है वो दूर हुई, जिससे परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समय स्थापित हुआ। आज हम वास्तुकला, चित्रकला आदि की श्रेणियों में अकबर कालीन जो देखते हैं उसके अंदर हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का समय हमें दिखाई देता है। तो सांस्कृतिक उन्नति, अकबर को हिंदुओं का सहयोग और समर्थन प्राप्त होने के कारण शांति व्यवस्था स्थापित हुई साम्राज्य के अंदर, जिससे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सभी क्षेत्रों के अंदर हमें जो है उन्नति देखने को मिलती है। तो इस काल के अंदर जो अकबर का जो काल है पूर्ण रूप से सांस्कृतिक उन्नति के लिए भारतवर्ष के अंदर बहुत ही फेमस रहा है। अकबर की इस राजपूत नीति के कारण राजस्थान भी लाभान्वित हुआ। इतिहासकार बेनी प्रसाद के अनुसार जो राजपूत राज मिलकर युद्ध और अराजकता से दुखी थे, वे अब नए विधान के अंतर्गत शांति व्यवस्था और समृद्धि की आशा पूर्ण रूप से कर सकते थे। इस प्रकार राजपूतों को भी जहां अकबर की इस उदार नीति के फलस्वरूप लाभ हुआ, वहीं मुगल साम्राज्य को भी इससे लाभ हुआ। तो समग्र रूप से अगर हम कहें तो अकबर